नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश सुतार फिर से आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि क्या है कि मैं जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उसके आधार पर मैं अगले वीडियो बनाऊँगा, है ना। आप पर डिपेंड करता है कि मैं और कितने वीडियो यूट्यूब पे डालूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले कल जो हमारा टॉपिक पेंडिंग रहा था, है ना, कल जो हमारा अधूरा टॉपिक रहा था, आपने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान, आपने घर पे प्रैक्टिस भी की थी, तो उसी टॉपिक की हम चर्चा करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे उच्चारण स्थान टॉपिक की ओर, फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने उच्चारण स्थान की बात की थी। ये आपके सामने पूरा डायग्राम देखिए, आपके सामने उच्चारण स्थान में दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, बोर्ड पे देखिएगा। उच्चारण स्थान की बात हमने कर ली थी। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक यहाँ पर रह गए थे, तो उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में क्या क्या खास बात रही उसकी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, ये सारणी हमने बनाई थी। अब देखिए, अकू, विसर्गा, कंठा, उसके बाद ये टोटली सारणी बना दी थी। तो इसमें कुछ 2 पॉइंट्स रह गए थे, उसकी चर्चा करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये दोनों टॉपिक रह गए थे, नहीं तो हो जाते उसी वीडियो में, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये अपलोड नहीं हो पाया। तो चलिएगा हम चर्चा कर लेते हैं। अगला कौन सा है आपका, कौन सा रहा है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिएगा हमारा टॉपिक, चलिए कौन सा रहा था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कौन सा रहा, सूत्र है उपओष्टा। कौन सा? उपओष्टा, है ना। तो यहाँ पर देखिए उपओष्टा में क्या क्या कह रहा है, उ, बड़ा उ, दोनों क्या आएंगे, स्वर। उसके बाद उ प, यानी कि पवर्ग में सभी पवर्ग में जितने भी आने वाले वर्ण हैं सभी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो उपओष्टा, है ना, उसका सूत्र क्या है, उपओष्टा। तो मेरे साथ बोलिए, उपओष्टा, 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 उपओष्टा। तो यहाँ पर उसका उच्चारण स्थान कहाँ से, ओष्ठ से। कुछ और रहे हैं स्वर। एक व्यंजन रहा है व, बोलिए व, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। कौन सा, व, है ना। उसके बाद देखें ए ऐ, कौन सा रहा, स्वर में ए ऐ रहा, है ना। कौन सा रहा, ए ऐ, और एक और रहा ओ औ, ओ औ। देखिए ओ औ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। बोल के देखिए थोड़ा, ए ऐ ओ औ। देखिए ओ और औ बोलते समय हमारे जो ओष्ठ की जो आकृति है उस पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कंठ से उच्चारण हो रहा है और कंठ से उच्चारित होते समय ओष्ठ पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये स्थिति है ना। दूसरी बात कि यहाँ पर ए और ऐ ये भी है, तो इसका भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ पर है, तो कंठ तालु। कहाँ पर है, कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ये हमारा उच्चारण स्थान जो टॉपिक था, कुछ शेष बचा था वो पूरा देखिए, एक बार पूरा वापस देख लीजिए। अ क वर्ग, ह, अकु, विसर्गा, कंठा, ई, च वर्ग, श, य, इचु, शाना, तालु, री, ट वर्ग, श, र, ऋटु, शानम, मूर्धा, ट वर्ग,
है ना। ऋतुलक्षाणाम दंता, स्वर नहीं है इसमें। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अंग, य, न, म, न और अनुस्वार, ये कहाँ से, नासिक के से। 2 आज पढ़े हमने, उप ओष्ठा, दंत ओष्ठ, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ, इन चारों के बारे में हमने चर्चा की। स्वर हमारे ये 2 रह गए थे, ये आ गए, एक व रह गया था, वो आ गया। तो हमारे लगभग जितने भी वर्ण थे उच्चारण स्थान के माध्यम से पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वर्ण विचार। अब हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है शब्द विचार की ओर हम चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले एक मैं सारणी बना रहा हूँ, वो पूरी सारणी आपको बनाने आनी चाहिए। तो देखिएगा, शब्द विचार की ओर चलते हैं। टॉपिक कौन सा आज का हमारा, शब्द विचार। कौन सा टॉपिक है, शब्द विचार। सबसे पहले शब्द विचार, शब्द है क्या। तो सबसे पहले हमने वर्ण विचार स्टार्ट करने से पहले ही हमने शब्द के बारे में जाना था। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो उसी शब्द विचार के आधार पर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे कि शब्द कौन कौन से होते हैं। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि किस किस के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। एक बार देख लीजिएगा, इसका फिर पूरा डायग्राम बनाएंगे। तीसरे हमारे होते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। और चौथे होते हैं अर्थ के आधार पर, है ना। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर कौन कौन से हैं होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से, तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो हमने शब्द को कितने भागों में बांटा, मुख्य रूप से बड़े बड़े पैमाने पर। तो शब्द को मुख्य रूप से हमने 4 भागों में बांटा, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो चलिएगा, इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, सीखते हैं कैसे क्या है। देखिएगा, डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। शब्द पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने क्या लिखा था, व्युत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूप परिवर्तन के आधार पर, और तीसरा हो गया रूप परिवर्तन के आधार पर। चौथा हमारा कौन सा होगा, चौथा हमारा होगा अर्थ के आधार पर। ये सारणी आपको बिना देख के बनानी आनी चाहिए पूरी, है ना, अर्थ के आधार पर। चलिएगा, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, अर्थ के आधार पर हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा हम उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और रूप, इसमें कौन कौन से आते हैं उसके बाद चर्चा कर लेंगे, है ना। उत्पत्ति के आधार पर, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुई, किस भाषा का शब्द है। तो ये अगर हम देखते हैं, संस्कृत भाषा से कुछ शब्द आए हैं, कुछ दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, तो ये क्या कहलाता है, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 4 भाग हैं, 4-5 भाग हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भ, तत्सम, तद्भ, देशज और चौथा है आपका विदेशज और पांचवा है आपका संकर। आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है तो इसलिए इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे जब हम टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, व्याकरणिक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, देशज के बारे में भी करेंगे और विदेशज के बारे में भी करेंगे। लेकिन हम मुख्य रूप से इन तीन के बारे में चर्चा कर लेंगे, तत्सम, तद्भव और संकर। जैसे ही हम इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं तो सीधा इन पे ही चलेंगे। तो देखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर भी हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर हमने इसको भी कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। कौन सा? विकारी और अविकारी। देखिए विकारी में कौन कौन से आ गए, अविकारी में कौन कौन से आ गए। देखिए डायग्राम आपको पूरा याद होना चाहिए, है ना। विकारी संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा कौन सा है? विशेषण। चार आपको याद करने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या है? विकारी, अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है ना। यानी कि कह सकते हैं ये शब्द अव्यय नहीं होते हैं, लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी कहते हैं। तो चलिए अविकारी शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अविकारी शब्द में है पहला क्रिया विशेषण, देखिए सारणी पूरी आपको याद होनी चाहिए। सारणी जब तक आपको याद नहीं होगी आप पूर्ण रूप से शब्द को समझ नहीं पाएंगे, है ना। एक बार हम वापस रिवाइजेड इसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरी सारणी याद होनी चाहिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मय यादि बोधक। देखिए कौन कौन से हो गए? क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और पांचवा आपका है निपात। देखिएगा ये तो बात हो गई किसकी? शब्द की। शब्द में भी हमने किस किस की बात की? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को बांटा, अर्थ के आधार पर हम शब्दों को बांटेंगे।
तो देखिएगा अर्थ के आधार पर शब्दों को किस तरह से हम बांटते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कौन कौन से है देखिए। पहला है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, दूसरा आपका है अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थी, तीसरा है एकार्थी, एकार्थी, चौथा आपका है कौन सा है चौथा, विलोम शब्द, विलोम शब्द। देखिए पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थिक शब्द हो गए, एकार्थिक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सभी किस में आते हैं। बाकी जितने भी जैसे कि शब्द विचार हैं ये सभी बात करते हैं शब्द विचार में, तो ये सभी अर्थ के आधार पर पर्यायवाची हैं, अनेकार्थिक शब्द हैं, एकार्थिक शब्द हैं, उसके बाद विलोम शब्द हैं, ये सभी किस में आएंगे, हमारे अर्थ के आधार पर आएंगे, क्योंकि इनका अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं, तो तत्सम है, तद्भव है, देशज हैं, विदेशज हैं और संकर हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं, तो रूढ़ हैं, यौगिक हैं और योग रूढ़ है। रूप परिवर्तन के आधार पर कितने हैं, दो हैं, अविकारी और विकारी। विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम जो है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये सब तो कैसे हैं, विकारी। अविकारी, अविकारी शब्द को हम अवयव शब्द भी कहते हैं, है ना, क्योंकि वो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं, इस कारण से हम इन्हें क्या कह सकते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ये लिंग वचन कारण और काल के आधार पर क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होते, इस कारण से ये अविकारी हैं और ये क्या हैं, विकारी हैं। ये क्या है, विकारी है। देखिए पूरा डायग्राम एक बार आप देख लीजिएगा, इधर से देखिएगा। ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूप परिवर्तन दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे ही हम उत्पत्ति के आधार पर बात कर लेंगे, फिर हम आएंगे सीधे किस पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। उसके बाद कौन सा है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो अवयव होते हैं, जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते, उन्हें अविकारी कहते हैं। और विकारी जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। देखिए हम विकारी और अविकारी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विकारी, वे शब्द विकारी वे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन, लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी। अविकारी किसे कहेंगे, तो अविकारी शब्द कौन से होंगे, तो वे वर्ण, वे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर
परिवर्तन नहीं होते, उन्हें क्या कहेंगे? हम अविकारी शब्द कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द को ही हम क्या कहेंगे? यह अव्यय या अवयव होते हैं, और अवयव का अर्थ होता है वो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था शब्द विचार, और शब्द विचार में भी हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर। देखिएगा कौन कौन से में बांटा हमने। पहला बांटा हमने उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी हमने इसके 5 भाग किए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे। अगला जो वीडियो हमारा होगा उत्पत्ति के आधार पर होगा, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। व्युत्पत्ति के बारे में हमने देखा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूप परिवर्तन, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, अनेकार्थिक, एकार्थिक और विलोम शब्द। एकार्थिक शब्द जिनका एक अर्थ निकले, अनेकार्थक शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। पर्यायवाची शब्द के बारे में आप जानते ही हैं। विलोप शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इसके बारे में भी आप जानते हैं। फिर भी हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, समय मिला तो। आपके साथ जुड़ने का फिर से अगर मौका मिला तो हम इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा इन दोनों के बारे में, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पर पढ़ा विकारी और अविकारी के बारे में। विकारी वे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी। अविकारी वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें अवयव भी कहते हैं और उन्हें अविकारी शब्द भी हम कह सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम कल चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव और संकर शब्द की। देशज और विदेशज की चर्चा अभी नहीं करेंगे हम, जब अगर और हमें समय मिला तो हम ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।